आज हम रिवीजन करने वाले हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी की यूनिट है राष्ट्रीय आय, और इस यूनिट का नाम राष्ट्रीय आय है, और ये यूनिट 6 वाली है। अब तक पहले 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट का रिवीजन हो चुका है। ये 6वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट इसके बाद रिवीजन करेंगे, वो लंबी चलेगी। शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा। राष्ट्रीय आय किसी देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है, जो उस देश की कुल उत्पादन और आय को दर्शाती है। यह उन सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है जो एक निश्चित समय में देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित होता है। यानी सभी वस्तु सेवाओं का मूल्य होता है जो एक देश के अंदर निश्चित सीमा में उत्पादित होता है। अब है राष्ट्रीय आय का इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा 1860 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष इसको निकाला गया था। फिर विलियम डेम्बी और फिंडले सिराज, R.C. देसाई इत्यादि द्वारा भी भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय की वैश्विक गणना का श्रेय प्रोफेसर KRV राव को और नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया 62 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, उन्होंने मापा था। पहले राष्ट्रीय आय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति ने लिया। फिर इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस एंड सदस्य VR गॉडगिल और BKRV राव थे। 1948-1949 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 यानी 8,710 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 246.9 रुपये थी। बाद में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत राष्ट्रीय आय विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई। फिर राष्ट्रीय आय की गणना की। अब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। इसका गठन 2019 में। NSO का गठन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के विलय के द्वारा किया गया। मंत्रालय के कार्यालयों को सुव्यवस्थित करने तथा आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करने हेतु पुनर्गठन किया गया। अब है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक पदेन सदस्य होता है। नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदेन सदस्य होता है। नीति आयोग का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो इसका प्रमुख सदस्य होता है NSO का, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का वो पदेन सदस्य होगा। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का सचिव जो है वो भारत का मुख्य सांख्यिकीविद होगा। अब है राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की थी। 1950 में कुजनेट्स वक्र विकसित आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध बताता था। कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास शुरू में अधिक असमानता की ओर, इसके बाद असमानता में कमी। इनका कुछ जो वक्र था वो उल्टे U के आकार का था। वो बताता था कि पहले असमानता मतलब उस टाइप का बताता था कि आर्थिक विकास होगा तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और पहले असमानता के आधार पर उन्होंने बताया था कि असमानता बढ़ेगी, उसके बाद असमानता में कमी आ जाएगी, कमी होने लगेगी। अब है राष्ट्रीय आय की मूल आवश्यकताएं और मुख्य शब्दावलियाँ।
तो जीडीपी एक वर्ष के दौरान देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है। यानी एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं सेवाएं दी गई हैं उनका बाजार मूल्य क्या है वो बताता है जीडीपी। जीडीपी की गणना बाजार कीमतों पर की जाती है और इसे बाजार कीमतों पर जीडीपी के रूप में जाना जाता है। जीडीपी में इस बात पर ही ध्यान की उत्पादन कहाँ प्राप्त हो रहा है, यानी इस बात पर ध्यान होता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, वो किस देश का है, किस देश की कंपनी है, तो ये ध्यान नहीं रखा जाता। जीडीपी को सभी घरेलू उत्पादों का मापन करता है और उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो सकती है, यानी कहीं भी देश की वस्तु या कोई नागरिक हो सकता है। नाम मात्र जीडीपी जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य यानी चालू कीमतों पर कर दी जाती है तो उसे नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। अब है नॉमिनल जीडीपी, हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति भी जुड़ी होती है। यानी नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो उसमें मुद्रास्फीति यानी वस्तु की कीमतें कितनी और जोड़ दी गई हैं और उत्पादन कितना हुआ ये बताएगी। नाम मात्र जीडीपी यानी चालू वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें एक्स पहलू वर्ष में उपस्थित वस्तु और सेवाओं की कीमतों की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है तो वो नॉमिनल जीडीपी होगी। अब है वास्तविक जीडीपी। जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य स्थिर कीमतों पर की जाती है तो इसे वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था की सही और आर्थिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। तो किसी आधार वर्ष के हिसाब से नापेंगे कि पहले उत्पादन कितना था, अब उत्पादन कितना है और पहले उसके मूल्य कितना था, अब मूल्य कितना है, तो पता चल जाएगा कि उत्पादन बढ़ा है या नहीं। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011 और 12 का लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष को 2004 और 5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया था, जो कि अभी भी लागू है। साथ ही कारक लागत पर जीडीपी को घटाकर उसके स्थान पर मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के रूप में उद्योगवार अनुमानों का मूल्यांकन करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को अपना लिया गया है। यानी जीडीपी में जो कारक लागत होती है उत्पादन में, सो उसको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर मूल कीमतें यानी कितना उत्पादन हुआ है उसको देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार है ये। अब है संभावित जीडीपी, वह स्तर जो जीडीपी को पूर्ण रोजगार पर होने पर उत्पन्न होते हैं, यानी सभी लोग काम कर रहे हैं तो कितना रोजगार होगा, यानी पूर्ण उत्पादन कितना होगा। तो किसी अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं का पूर्ण और कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए प्रयास प्राप्त की जा सकने वाली जीडीपी अधिकतम उत्पादन मतलब है वो संभावित जीडीपी है। इसे पूर्ण रोजगार जीडीपी या दीर्घकालिक संतुलित जीडीपी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बेरोजगारी का स्तर न्यूनतम होता है और कोई भी आर्थिक संसाधन बेकार नहीं होता है। अब रोजगार, पूर्ण रोजगार उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें प्रत्येक सक्षम व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक है उसे कार्यरत है, जिसे काम करने की इच्छा है उसे कार्य मिला हुआ है। यानी अब है कीन्स, पूर्ण रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते कि यानी अपनी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, यानी इच्छा जो बेरोजगार है वो अपनी इच्छा से है और मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार है और उसकी इच्छा काम करने की, तो ऐसा नहीं है। उदाहरण, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री के पास 100 मशीनें हैं और 500 कामकाजी लोग हैं। अगर फैक्ट्री के सभी मशीनें और लोगों को पूरी दक्षता से काम में लगाया जाए तो वह निश्चित मात्रा में कारें बना सकती हैं जो संभावित जीडीपी की प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी जितनी कारें बनेंगी तो संभावित जीडीपी होगा। हरित या समायोजित जीडीपी,
तो वह हरित जीडीपी में पर्यावरणीय नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को ध्यान में रखा जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों की कितनी हानि हुई है, यानी जीडीपी कितनी बड़ी हो और उससे नुकसान कितना हुआ पर्यावरण का। सामान्य जीडीपी केवल आर्थिक उत्पादन को मापता है, लेकिन हर जीडीपी में यह भी शामिल किया जाता है कि विकास उत्पादन के साथ पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, वनस्पति का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन आदि। तो ये सब हरित पर्यावरण मतलब उसको देखा जाता है। अब है कारक लागत पर जीडीपी। एक वर्ष के दौरान किसी देश में मौजूदा उत्पादन के परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल माप, जिसमें विदेशों से शुद्ध आय भी शामिल है। विदेशों से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है तो वो भी इसमें शामिल है। यानी एक वर्ष के दौरान किसी भी देश में मौजूद उत्पादन के परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तु का मूल्य निकाला जाता है। एक वर्ष के दौरान किसी देश में मौजूद उत्पादन के परिणाम स्वरूप अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल माप, जिसमें विदेशों की शुद्ध आय भी शामिल है, वही है। अब एक कारक लागत पर एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में शुद्ध उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है, यानी राष्ट्रीय उत्पाद कितना हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष में, तो अर्थव्यवस्था में शुद्ध उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है। एनएनपी जीएनपी से मूल्य ह्रास के मूल्य और पूंजीगत संपत्ति के प्रतिस्थापन भत्ते को घटाकर प्राप्त किया जाता है, यानी जितना आपने पूंजी बनाई तो उसमें जो आपका ह्रास हो गया है, मशीनों का ह्रास या बनाते समय कुछ चीज़ें टूट फूट गई होंगी तो सबको घटा के निकाला जाता है। मूल्य ह्रास को पूंजीगत उपभोग भत्ता भी कहा जाता है। अब है किसी व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति आय कौन सी है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या में भाग देकर प्राप्त की जाती है, यानी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी है और एक व्यक्ति को कितनी आय प्राप्त हो रही है, तो उससे ऐसे भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो किसी विशेष वर्ष में यानी एक वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की जो औसत आय है वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। अगला है इसमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो किसी राष्ट्रीय आय किसी देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है जो उस देश की कुल उत्पादन और आय को दर्शाती है। यह उन सभी वस्तुओं सेवाओं का मूल्य होता है जो एक निश्चित समय में देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित होती है। अब है राष्ट्रीय इसका इतिहास, ये दोबारा आ गया है सर। राष्ट्रीय आय का इतिहास स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा 1860 में यानी 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष निकाला गया था। विलियम डिग्बी, फांडले, शिवराज, आर.सी. देसाई इत्यादि द्वारा भी भारत की राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर के.आर.वी. राव को और नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया 62 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। तो भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर के.आर.वी. राव को नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया 62 रुपये प्रति व्यक्ति ने मापा। फिर स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास राष्ट्रीय आय समिति को दिया गया। इसमें अध्यक्ष B.C. महालनोबिस और सदस्य D.R. गाडगिल और B.K.R.V. राव थे। 1948-49 के लिए भारत की राष्ट्रीय आय 8,710 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपये
थी। बाद में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के स्तर पर राष्ट्रीय आय प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की। अब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो इसका गठन 2019 में NSO का गठन जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय के बाद हुए। इन दो का विलय हुआ और NSO बनाया गया। मंत्रालय के कार्यों को सुव्यवस्थित करने तथा आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करने हेतु इसका पुनर्गठन हुआ। फिर यानी कार्य सुव्यवस्थित हो और प्रशासन कार्य अच्छे से हो, इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन है। और इसमें क्या है, इसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक पदेन सदस्य होता है। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी NSC का पदेन सदस्य होता है। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव भारत का मुख्य सांख्यिकी विद होता है। तो भारत का जो मुख्य सांख्यिकी विद होगा वो NSO का पदेन सदस्य होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट जो थे उन्होंने राष्ट्रीय आय की अवधारणा पेश की। उन्होंने क्या है 1950 में कुजनेट वक्र विकसित आर्थिक विकास और असमानता के बीच संबंध बताया। कुजनेट वक्र यानी आर्थिक विकास शुरुआत में अधिक असमानता की ओर और उसके बाद असमानता में कमी की ओर बताता है, उल्टे यू के आकार का होता है। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा तो GDP एक वर्ष के दौरान देश की आर्थिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य है। यानी GDP की गणना बाजार की कीमतों पर की जाती है और इसे बाजार कीमतों पर GDP के रूप में जाना जाता है। GDP में इस बात पर ही ध्यान की उत्पादन कहाँ प्राप्त हो रहा है। GDP सभी घरेलू उत्पादों को मापन करता है। उत्पादित इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो। वह नाम मात्र GDP, नॉमिनल GDP, जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं के मूल्यों की गणना बाजार मूल्य यानी चालू कीमतों पर की जाती है तो नाम मात्र की GDP कहते हैं। नॉमिनल GDP हमेशा अधिक होती है क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति जुड़ी होती है, यानी जो वस्तुओं का मूल्य जुड़ गया है। अतः वे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें गुणे चालू वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कीमतों की मात्रा नॉमिनल GDP है। वास्तविक GDP एक वर्ष में उत्पादित वस्तु सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य यानी स्थिर कीमतों पर की जाती है तो वास्तविक GDP कहते हैं। इसके आंकड़े विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की सही और अधिक वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है। वर्तमान में GDP गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में GDP की गणना के लिए आधार वर्ष को 2004 और 5 से बदलकर 2011 और 12 कर दिया गया था, जो कि अभी भी लागू है। साथ ही कारक लागत पर GDP को हटाकर उसके स्थान पर मूल कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन के रूप में उद्योगवार अनुमानों का मूल्यांकन करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को लिया गया था। यानी जो कर लगता है स्थान पर मूल्य कीमतों को लिया गया था, यानी GDP को इसमें कारक लागत यानी जो लागत हुई है उसको घटाकर किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैसे ही मान्य है। अगला है संभावित GDP। वह स्तर जो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर होने पर उत्पन्न होती है, यानी किसी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का पूर्ण कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए प्राप्त की जा सकने वाली GDP अधिकतम उत्पादन होता है। इसे पूर्ण रोजगार GDP या दीर्घकालिक संतुलित GDP भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बेरोजगारी का स्तर न्यून होता है और कोई भी आर्थिक संसाधन बेकार नहीं होता। वह पूर्ण रोजगार उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें प्रत्येक सक्षम व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक है उसे कार्य प्राप्त हो रहा है। कि इस पूर्ण रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति के रूप में बताते कि अनुपस्थित यानी अपनी इच्छा से कोई भी बेरोजगार नहीं है, यानी वो काम करना चाहता है फिर भी बेरोजगार, ऐसा नहीं कि बेरोजगार है। उदाहरण की एक कार बनाने वाली फैक्ट्री के पास 100 मशीनें हैं और 500 कर्मचारी हैं, कामकाजी लोग हैं। अगर फैक्ट्री सभी मशीनों और लोगों को पूरी तरह से क्षमता के साथ काम करने पर लगा दिया जाए तो निश्चित मात्रा में कार बन सकती हैं जो संभावित GDP का प्रतिनिधित्व करेंगी। अब है हरित या पर्यावरणीय रूप से समायोजित GDP। हरित GDP में पर्यावरणीय नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों की हानि को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य GDP
जीडीपी केवल आर्थिक उत्पादन को मापता है, लेकिन हर जीडीपी में यह भी शामिल किया जाता है कि विकास उत्पादन के साथ पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ, जैसे प्रदूषण, वनस्पति का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन इत्यादि। अब है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत पर जीडीपी। एक वर्ष के दौरान किसी देश में मौजूदा उत्पादन के परिणाम स्वरूप लगान मूल्य पर अंतिम वस्तुओं सेवाओं की कुल माप, जिसमें विदेश की शुद्ध आय भी शामिल है। यानी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो जीडीपी मार्केट प्राइस जो है उसका, उसमें से टैक्स और प्लस टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे तो उसकी कारक लागत जीडीपी निकल आएगी। अब है वर्ष के दौरान वही दोबारा आ गया है कारक लागत पर एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के शुद्ध उत्पादन के मूल्य को दर्शाता है। एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ। और एनएनपी जीएनपी से मूल्यह्रास के मूल्य या पूंजीगत संपत्ति के प्रतिस्थापन भत्ते को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी जो मूल्यह्रास हुआ है उसको घटाकर प्राप्त किया जाता है। मूल्यह्रास को पूंजीगत उपभोग भत्ता भी कहा जाता है। मान लीजिए एक साल के में एक देश में 1000 करोड़ रुपए का उत्पादन किया और इस दौरान कुछ मशीनें पुरानी हो गईं और उनका मूल्य घट गया। यदि उसे घटे हुए मूल्य को 100 करोड़ माने तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है यानी एनएनपी है वो 900 करोड़ रुपए होगा। यानी मशीनें के जो पुर्जे घट गए हैं, जो हानि हो गई उसको घटा दिया जाएगा तो एनएनपी निकल आएगा। वह प्रति व्यक्ति आय तो किसी विशेष वर्ष में किसी देश के व्यक्ति की औसत आय प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यानी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को जनसंख्या प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो राष्ट्र की जो आय है कुल जीडीपी यानी कुल राष्ट्र की जो आय है 1 साल की है और कुल जनसंख्या में भाग दे देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। अब है प्रति व्यक्ति आय। व्यक्तिगत आय एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्ति द्वारा प्राप्त कुल आय। तो आय व्यक्तिगत आय क्या है तो प्रत्यक्ष कर जो टैक्स लगते हैं करों के भुगतान से पहले जो से आय पूरी होगी और जितने भी स्रोत से मिलती होगी वो व्यक्तिगत आय है। व्यक्तिगत आय यानी राष्ट्रीय आय सामाजिक सुरक्षा योजना योगदान और अविभाज्य कॉर्पोरेट लाभ प्लस स्थानांतरण भुगतान जितने भी सब भुगतान है तो उससे प्राप्त होती है। प्रयोज्य आय क्या है तो प्रयोज्य आय को प्रयोज्य व्यक्तिगत आय के रूप में जाना जाता है। यह आयकर के भुगतान के बाद यानी आयकर जो लगता है आपकी इनकम पर उसके भुगतान के बाद व्यक्ति की आय है। यह खपत के लिए घरों में उपलब्ध राशि है। यानी आय का टैक्स दे देने के बाद वाली। प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर यानी प्रत्यक्ष कर को दे देने के बाद जो बचेगी आय वो प्रयोज्य आय है। अब योज्य आय खपत पर खर्च नहीं मतलब पता नहीं। जीडीपी अपस्फीति कारक यानी जीडीपी अपस्फीति कारक जीडीपी में शामिल वस्तु सेवाओं के मूल्य परिवर्तन का एक सूचकांक है। यानी मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ है। यह एक मूल्य सूचकांक है जिसकी गणना किसी दिए गए वर्ष में नाम मात्र जीडीपी को उसी वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन से विभाजित करके की जाती है। मतलब कि उस वर्ष में वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई है तो सकल घरेलू उत्पादन के से उसे विभाजित करके की जाती है। क्रय शक्ति क्षमता पी से तात्पर्य विभिन्न देशों में मुद्राओं की तुलना करते समय देखना कि एक देश की मुद्रा में कितनी वस्तुएं सेवा यानी परचेज पॉसिबिलिटी है कि कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं एक मुद्रा से। तो मुद्रा में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। उस वस्तु या सेवा को दूसरे देश की मुद्रा में खरीदने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी वही है। ये सरल शब्दों में पी वह बताता है कि विभिन्न देशों में समान वस्तुओं सेवाओं की खरीदारी की लागत कितनी है कि उतनी ही वस्तु के खरीद पैसे से कितनी वस्तुएं और देश में खरीदी जा सकती हैं बताएगी।
अब है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में ट्रिपल पी उपयोग देशों के बीच वास्तविक आय और जीवन स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है कि देश की वास्तविक आय क्या है और जीवन स्तर में कितना परिवर्तन ला सकती है। जब ट्रिपल पी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो यह मुद्रास्फीति और मुद्रा विनिमय दरों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति की तुलना करने में मदद करती है कि अपनी देश की तुलना विदेशों में किस तरह से है और कितनी अपने पास कितना पैसा वास्तव में है और कितनी संसाधन अपन खरीद सकते हैं इससे। तो यही बात पता चल जाएगी। अब है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। वर्ष 2024 में विश्वनाथ गोल्डार की अध्यक्षता में 26 सदस्यीय एक पैनल का गठन हुआ। इस पैनल का मुख्य कार्य जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष के संशोधन के संबंध में सिफारिश करना था। तो पैनल की सिफारिश जनवरी 2026 में आने की संभावना है। पहले ही वर्ष राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा बताया गया कि सरकार की मंशा जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को 11-12 से बदलकर 22-23 करने की है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके और आर्थिक नीति निर्माण के लिए अधिक सटीक डेटा प्राप्त किया जा सके। उपरोक्त परिभाषाएं राष्ट्रीय आय की संकल्पना को स्पष्ट करती हैं, किंतु राष्ट्रीय आय के मापने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। आय विधि या वितरण विधि, यानी कितनी आय प्राप्त हुई है, और व्यय विधि यानी कुल परिव्यय विधियां, यानी कुल कितना खर्च हुआ है। सुलभ उपलब्धता होने के कारण सार्वजनिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि। और फिर उत्पाद विधि यानी मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। उत्पाद कितना हुआ, आय कितनी प्राप्त हुई और व्यय कितना हुआ, 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय मापने की भूमिका। राष्ट्रीय आय को मापन की भूमिका क्या है। राष्ट्रीय आय का निर्माण आर्थिक समृद्धि का परिणाम निर्धारित करता है, इसलिए हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है या नहीं। यह हमें अर्थव्यवस्था की क्षमता समझने की अनुमति देता है। अर्थव्यवस्था की कितनी क्षमता है, तदनुसार उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता करता है। वह राष्ट्रीय आय आंकड़े आय वितरण में असमानता कम करने के लिए कदम उठाने में सहायता करते हैं। यह कर राजस्व का पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायता करता है कि कर राजस्व है जो इसका पूर्व अनुमान लगाने में सहायता करता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमें मुद्रास्फीतिकारी या अपस्फीतिकारी अंतराल की झलक देते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो है उसके आंकड़े हमें मुद्रास्फीतिकारी और अपस्फीतिकारी अंतराल की झलक देते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़े हमें विभिन्न देशों और विभिन्न समय पर एक ही देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर की तुलना करने में सहायता करते हैं। राष्ट्रीय आय मापन की सीमाएं क्या है। तो यह केवल घरेलू आर्थिक निष्पादन का मापन करता है, यह समाज कल्याण का मापन नहीं करता है। आदर्श रूप में दोनों सकारात्मक रूप से सहसंबंध होने चाहिए, लेकिन अत्यधिक विषम आय असमानता संसाधन वितरण की सही तस्वीर छुपा देती है, असमानता नहीं बताती। इसलिए सामाजिक क्षेत्र का व्यय वितरण भी विषम हो सकता है।
यह गैर बाजार लेन देन नहीं दर्शाता, जैसे गृहिणियों की सेवा, अभी भी कुछ ग्रामीण हाटों में की जाने वाली वस्तु विनिमय आधारित गतिविधियां इत्यादि। तो यह आर्थिक समृद्धि की नकारात्मक बाधाओं को ध्यान में नहीं रखता है, जहां आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय निम्नीकरण के बीच सामान्य दुविधा होती है। अधिक विनिर्माण गतिविधियों से अधिक औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन, उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इत्यादि हो सकता है। तो अधिक विनिर्माण गतिविधियों से क्या होगा कि अधिक कार्बन उत्सर्जन होगा, अपशिष्ट ज़्यादा निकलेंगे और उत्सर्जन हो सकता है। राष्ट्रीय लेखांकन में कुछ मुद्दों का सम्मेलन या बहिष्करण गलत परिणाम दे सकता है। ऐसे में आंकड़ा संग्रह में कठिनाइयों से अधिक त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। कर जीडीपी अनुपात, यह एक आर्थिक संकेतक है जो एक देश के कुल जीडीपी के मुकाबले उस देश के कुल कर संग्रह की मापन को दर्शाता है। तो कर जीडीपी क्या है? तो जीडीपी में देश में कुल जीडीपी के मुकाबले उस देश की कर संग्रह को दर्शाता है। कर संग्रह कितना हुआ, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह अनुमान यह दर्शाता है कि एक देश अपनी अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत आय कर के रूप में जोड़ता है। उच्च कर जीडीपी अनुपात आर्थिक समृद्धि और कर संग्रह में वृद्धि को दर्शाता है कि इतनी ज़्यादा आर्थिक समृद्धि हुई होगी तभी तो कर इतना कलेक्ट हो पाया। उच्च कर जीडीपी अनुपात यह संकेत देता है कि सरकार के पास अच्छे वित्तीय संसाधन हैं, जबकि कम अनुपात वित्तीय स्थिरता का कारण बन सकता है, जिससे सरकार को बाहर से उधारी लेने की आवश्यकता हो सकती है। जीडीपी और कल्याण, जीडीपी एक देश की आर्थिक गतिविधियों का मापन है जो उस देश के कुल उत्पादन और वस्तुओं सेवाओं का मूल्य को दर्शाती है। वहीं कल्याण मानव जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। दूसरी ओर एक छोटा जीडीपी वाला देश जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा अच्छी है, अपने नागरिकों के कल्याण में उच्च प्रदर्शन कर सकता है। इसलिए जीडीपी और कल्याण दोनों अलग अलग मापदंडों में आंका जाता है और दोनों का सही संतुलन किसी समाज या देश की वास्तविक समृद्धि को दर्शाता है। तो थैंक यू। ये